नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर सजीव तथा निर्जीव दोनों मिलकर पारितंत्र बनाते हैं। इसी आधार पर उन्हें जैविक या अजैविक कारक कहा जाता है। ठीक, तो देखिए, सजीव और निर्जीव, ठीक है, ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्यावरण का तंत्र बनाते हैं, सजीव में और निर्जीव में, ठीक है, जिसमें जान नहीं होती और जिसमें जान होती है। इसी आधार पर उन्हें जैविक या अजैविक कारक कहा जाता है। तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, जैविक मतलब जिसमें जीव होता है, मतलब जीव जिसमें जान होती है, और अजैविक जिसमें जीव या जान नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैविक में क्या क्या आ जाते हैं, अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सभी जीव जंतु, पादप, ठीक है। और अजैविक मतलब देखिए, जैसे समुद्र है ना, बादल हो गया, है ना, जितने भी अजैविक कारक है, पर्वत है ना, भूमि है, ये सब क्या अजैविक कारक हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमारा पहला टॉपिक है अजैविक संघटक। तो देखिए, अजैविक कारक किसी पारितंत्र के पर्यावरण में निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अजैविक कारक होते हैं वह किसी पारितंत्र में क्या होते हैं, निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारक होते हैं। क्योंकि वो निर्जीव होते हैं इसलिए निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारक भी होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट क्या करना चाह रहा है कि भौतिक वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों से बना होता है। ठीक, हम सभी जानते हैं कि भौतिक वातावरण इन सभी चीज़ों से बना होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, यहाँ पर ये अजैविक कारक जीवों की सफलता का निर्धारण एवं उनकी बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, तो ये जो अजैविक कारक होते हैं, मतलब अपने वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ये क्या करते हैं, जीवों की सफलता और उनका निर्धारण और उनकी बनावट, ठीक है, मतलब वो कैसे उनका शरीर है, कैसे दिखते हैं वो, उनका जीवन चक्र और शरीर की जो क्रिया विज्ञान और व्यवहार है उस पर प्रभाव डालते हैं। ठीक, जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट है भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। ये तीनों भौतिक संघटक पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं। तो देखिए, अपन क्या कहना चाह रहा है कि भौतिक संघटक के अंतर्गत सामान्य रूप से स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब सामान्य रूप से भौतिक संघटक में मुख्य रूप से किन लोगों को शामिल किया जाता है, तो स्थलमंडल को, वायुमंडल को और जलमंडल को। इन्हें क्रमशः मृदा, वायु तथा जल संघटक भी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो स्थलमंडल है उन्हें मृदा कहा जाता है, क्योंकि जो मृदा है वो स्थलमंडल से ही प्राप्त होता है। वायुमंडल को वायु कहा जाता है और जलमंडल को जल कहा जाता है। ठीक, ये तीनों भौतिक संघटक पारितंत्र के उपतंत्र होते हैं। तो देखिए, जो तीनों हैं, मतलब मृदा, ठीक है, तीनों देखिए, मतलब मृदा, वायु और जल जो है वो क्या है, भौतिक संघटक पारितंत्र के उपतंत्र हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से क्या है, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल भौतिक संघटक है और उनके जो उपतंत्र है वो क्या है, मृदा, वायु और जल। अब यहाँ पर देखिए, अगला है हमारा टॉपिक वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फियर। ठीक, तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए, पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लाइन है। आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, गैसीय आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है, मतलब जो गैसीय आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर बिछा हुआ है, या किस वजह से बिछा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींच कर रखा हुआ है। ठीक है, तभी हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। अब देखिए, वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो हम सभी जानते हैं वायुमंडल क्या है,
कई सारे गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए वायुमंडल में जो ओजोन परत है वह जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला पॉइंट है वायुमंडल गैस जल वाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल में उपस्थित गैस से पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि वायुमंडल गैस जल वाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है कि जो वायुमंडल में जो गैस है वो उसमें जल वाष्प भी है और धूल कण भी हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जीव व वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए एक आवश्यक स्रोत है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो वायुमंडल में उपस्थित जितने भी गैसें हैं वो क्या हैं, या तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी हैं, या ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, या जीव व वनस्पतियों के जीवित रहने के लिए उपयोगी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है वायुमंडल की संरचना के भाग क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक, कौन कौन से, तो देखिए क्षोभ मंडल और समताप मंडल क्या करते हैं, पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है हमारा कि वायुमंडल से आश्रय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर उपस्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संगठन जीवों व वनस्पति की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि वायुमंडल से आश्रय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल फ्रेंड है, गैसीय आवरण मतलब वायुमंडल। अब देखिए पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव व अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो वायुमंडल क्या है, जैव और अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना व संगठन जीवों व वनस्पतियों की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो वायुमंडल है वो क्या है, जो उनकी संरचना और संगठन है वह जीव और वनस्पति दोनों को प्रभावित करते हैं और उनकी क्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला हमारा टॉपिक है जल। ठीक, तो देखिए जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है। H2O यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है, ठीक, जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना है, मतलब H2O। तो देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, और इनसे मिलकर क्या बना है हमारा पानी H2O। तो देखिए जो ऑक्सीजन के जो 2 अणु हैं तो उसमें 1 ऑक्सीजन का अणु क्या है, गैसीय रूप से बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए रिएक्शन होता है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जिसमें 2 अणु भी शामिल होते हैं और ऑक्सीजन का जिसमें भी 2 अणु शामिल होते हैं, पर बनता क्या है H2O, मतलब पानी बनता है। तो ऑक्सीजन का जो 1 अणु है वह गैसीय रूप में मुक्त हो जाता है, ठीक, और सिर्फ एक ऑक्सीजन का 1 अणु बचता है और बनता है पानी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 अणु मिलते हैं और ऑक्सीजन के भी 2 अणु मिलते हैं, पर हाइड्रोजन के 2 अणु तो रहते ही हैं, पर एक ऑक्सीजन का जो अणु है वो बच जाता है और एक गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। तो देखिए जो पानी है वह तो सारे प्राणियों के जीवन का आधार है, हम सभी जानते हैं। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक, पर यह ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तो देखिए ठोस अवस्था मतलब देखिए बर्फ़ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस अवस्था बोलेंगे। और गैसीय अवस्था किससे बोलेंगे, जब हम पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो भाप बनकर जो मुक्त होता है, ठीक है, वातावरण में, वो क्या है, गैसीय अवस्था है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला है, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। तो देखिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। ठीक, पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है वो समान रहती है जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक, मतलब पानी से बर्फ़ बनेगा, बर्फ़ से पानी बनेगा और फिर वह भाप भी बन जाता है। ठीक, यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। तो देखिए जल चक्र क्या होता है, पानी से बर्फ़ बना,
बर्फ़ से फिर पानी बना, और ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, पानी क्या है, भाप बन जाता है। तो यही जल चक्र है। तो देखिए जो बरसात होती है वो कैसी होती है, जल चक्र की वजह से ही होती है। सूर्य के ताप की वजह से समुद्र का पानी क्या होता है, या तालाबों का पानी भाप बनकर आसमान में चला जाता है, वहाँ वो बादल बन जाते हैं और फिर वर्षा होती है। मतलब जो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ा वही बाद में बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये जल चक्र है, जल का ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। तो देखिए यहाँ पर जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक, सभी जानते हैं यह वनस्पति प्रकार तथा उसके संगठन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सिंपल सी लाइन है। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं हम। जलीय तंत्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जल में आंशिक रूप से घुली रहती है। तो देखिए जलीय तंत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और अन्य गैसें क्या होती है, जल में आंशिक रूप से घुली रहती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जल जो है वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करते हैं। तो देखिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि जल जो है वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। तो ध्यान पर रखिएगा कि जल जो है वो एक अकार्बनिक तरल पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि संसाधन, पारिस्थितिकी या आवास के रूप में कार्य करता है। ठीक, सिंपल सी लाइन है। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न गैसों के विसर्जन द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर जल के अंदर जो ऑक्सीजन की पूर्ति है उसका नियंत्रण कैसे होता है, वायु से होता है। ठीक है, और जलीय पौधे जो होते हैं, मतलब जल के अंदर जो पौधे होते हैं वे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, तो उनके द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है उसके द्वारा भी यहाँ पर क्या होता है, जल के अंदर जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो पूरी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, साधारणतया गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम ऑक्सीजन के बढ़ने की स्थिति में अक्रियाशील हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि साधारणतः गहरी झीलों व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशय, देखिए वे जलाशय जिसमें भारी मात्रा में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, में पादप प्लवकों तथा अन्य जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करती है। ठीक है, तो भारी मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन जलाशयों में, उनमें ऑक्सीजन क्या है, पादप प्लवकों या जलीय जीवों की वृद्धि के लिए ऑक्सीजन जो है वो सीमाकारी कारक का कार्य करती है। मतलब देखिए यहाँ पर, अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो कम हो जाती है। ठीक है, आप ध्यान पर रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है की जो दर है वो कम हो जाती है। मतलब जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तब प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, धीमा हो जाएगा। ध्यान पर रखिएगा, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के बढ़ने की स्थिति में अक्रियाशील हो जाते हैं। अब देखिए जब प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेने वाले जो एंजाइम हैं, जब ऑक्सीजन बढ़ता है तब वो क्या होते हैं, अक्रियाशील हो जाते हैं, पर जैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटती है वो क्रियाशील हो जाते हैं। तो यहीं पर देखिए ऑक्सीजन सीमाकारी कारक का कार्य करता है। मतलब देखिए जलाशय में भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तब क्या होगा, जो वहाँ जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, एंजाइम है, वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाएंगे, पर जैसे ही वहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी वो अक्रियाशील हो जाएंगे। तो यहीं पर क्या है, ऑक्सीजन को सीमाकारी कारक का कार्य, सीमाकारी कारक कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है मृदा। तो देखिए पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक जो कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रित कण होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मृदा कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, मृदा का निर्माण सैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन से होता है। मृदा में पौधे, फसलों, घास स्थलों तथा वनों की वृद्धि होती है, जिन पर मानव भोजन व रेसे, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहते हैं। मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपचय पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि मृदा का निर्माण सैलों का अपने स्थान पर अपक्षय, ठीक है,
या स्थानांतरित तलछटों का जल या वायु द्वारा अपरदन से होता है। तो देखिए यहाँ पर मृदा का निर्माण कैसा होता है, तो शैलों के अपक्षय से मतलब कटाव से या अपरदन से, मतलब उनका जो धीरे धीरे जो नष्ट होता है शैल, उसे क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। तो इनसे क्या होता है, मतलब अपक्षय और अपरदन से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक, अब मृदा में पौधे, फसलों, घास स्थल और वनों की वृद्धि होती है। तो देखिए मृदा में आप सब जानते हैं कि पौधे, फसल और घास तथा वनों की क्या होती है, वृद्धि होती है, जिन पर मानव भोजन, वस्त्र, ठीक है, लकड़ी तथा निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहते हैं। फिर देखिए मृदा का खनिज अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपक्षय पर निर्भर करता है। तो देखिए जो मृदा का जो खनिज है, मृदा में जो खनिज पाए जाते हैं वह किस पर निर्भर करता है, उनके मूल पदार्थ, मतलब वो मृदा कहाँ से बना है, कैसे बना है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके अपक्षय पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि मृदा जो है वो भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, हम सभी जानते हैं, जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। तो देखिए खनिज या आंशिक रूप से अपघटित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे क्या होती है, मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी और हमें सपोर्ट मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर जैविक संघटक। तो देखिए किसी पारितंत्र में जैविक घटकों के अंतर्गत पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवी आते हैं। ठीक, तो किसी भी पारितंत्र में जैविक घटकों में क्या क्या आते हैं, पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। बहुत ही सिंपल सी लाइन है। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण के जैविक संघटक का निर्माण 3 निम्नलिखित उपतंत्रों द्वारा होता है। कौन कौन से, तो देखिए पादप, सूक्ष्म जीव और जीव। ठीक, बहुत ही सिंपल चीज़ है, याद रखने की जरूरत नहीं है इसे। ठीक है, अब पहला देख लेते हैं पादप मतलब प्लांट। तो देखिए पादप जीव जगत का एक बड़ी श्रेणी है जिसके अधिकांश सदस्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातीय खाद्य बनाने में समर्थ होते हैं। तो देखिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि पादप जीव जगत की एक बड़ी श्रेणी है जिसके अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा शर्करा जातीय खाद्य बनाने में समर्थ होते हैं। देखिए शर्करा जातीय मतलब शर्करा से युक्त खाद्य का निर्माण करते हैं पादप। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब यहाँ पर देखिए अगला है, पौधे पर्यावरण के विभिन्न संकटों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं अतः वे स्वपोषित कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाते हैं। तो देखिए पौधे क्या करते हैं, जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनमें क्या करते हैं, पोषक तत्वों के गमन को क्या बनाते हैं, संभव बनाते हैं। ठीक है ना, पौधों के माध्यम से क्या होता है, कई जीव में क्या होता है, भोजन पहुँच पाता है। ठीक, जो छोटे छोटे कीड़ मकोड़े होते हैं, तितलियाँ होती हैं ना, ये सब क्या है, पौधे, छोटे छोटे पौधे, इनके थ्रू इनको क्या भोजन मिलता है। अब देखिए हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं। अब देखिए जो हरे पौधे होते हैं वो अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। पर जो छोटे मोटे जीव होते हैं, है ना, वे पेड़ पौधे के थ्रू ही हमारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए अतः वे स्वपोषित कहलाते हैं। तो देखिए जो पौधे होते हैं क्योंकि वे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो वे क्या होते हैं, स्वपोषित या ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, पादप जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि पादप जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पौधे क्या करते हैं, जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ध्यान पर रखिएगा, जिनका उपभोग पौधे स्वयं करते हैं। अब देखिए पौधे अपना आहार स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, पौधे स्वपोषित कहलाते हैं। और जैविक पदार्थों का निर्माण भी पौधे स्वयं करते हैं। ठीक है ना, और उसका उपभोग भी पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए पौधे तो अपना आहार स्वयं बनाते हैं,
पर जो मानव है, जंतु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या हैं, इन्हीं पौधों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है हमारा जीव या ऑर्गेनिज्म। ठीक। तो देखिए जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीवन सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कशेरुकी, जंतु, कीट, पादप अथवा जीवाणु। एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें एक कोशिका पाया जाता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक से अधिक कोशिका होने पर उसे जीव को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीव सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक। जैसे कशेरुकी, जंतु, कीट, पादप, जीवाणु। ठीक है, ये सब क्या हैं, जीव हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिन जीवों में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या जिनमें एक कोशिका पाया जाता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और एक से अधिक कोशिका होने पर उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर एक या एक से अधिक, अगर एक कोशिकीय पाया जा रहा है, एक कोशिका पाया जा रहा है जीव में, तो उसे एक कोशिकीय कहेंगे, और अगर एक से अधिक पाया जा रहा है तो उसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जीव स्वपोषित एवं परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव परपोषित ही होते हैं। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीव जो होते हैं वह स्वपोषित और परपोषित दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब स्वपोषित मतलब जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं, और परपोषित मतलब जो अपने आहार के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक, परंतु अधिकांशतः जीव परपोषित होते हैं। अब देखिए अधिकांशतः जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, परपोषित होते हैं। स्वपोषित जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं, मतलब पौधे जो होते हैं वो अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, वह क्या करता है, वह पर्णहरित की उपस्थिति में और साथ में ई क्लोरोटिका एक प्रकार का समुद्री घोंघा है। ठीक है, ये दोनों मतलब साइनोबैक्टीरिया और ई क्लोरोटिका ये क्या करते हैं, शैवाल से क्या करते हैं, क्लोरोफिल ग्रहण करते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो देखिए जिस तरीके से हमारे जो पादप हैं, पौधे हैं, वो क्या करते हैं, अपना आहार स्वयं बनाते हैं। ठीक, स्वपोषित होते हैं। पर और ये जो हमारे जो जंतु हैं, साइनोबैक्टीरिया और शैवाल क्लोरोटिका, यह भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पर इसमें अंतर ये है कि ये क्या करते हैं, शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण करते हैं, पर पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आप ध्यान पे रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, परपोषी जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर निर्भर करते हैं। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं देखिए, तो देखिए मृतजीवी, परजीवी और प्राणी समभोजी। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं हम मृतजीवी। तो देखिए वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मृतजीवी क्या होते हैं, वे जीव होते हैं जो मृत पौधे या जीवों से घुलित रूप में कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। ठीक, पर अब याद हो, देखिए मृतजीवी कौन से जीव होते हैं, जो मृत पौधे या जो जीवों में जो कार्बनिक यौगिक घुला रहता है, उन यौगिकों को प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से वर्डों में कि मृतजीवी क्या करते हैं, मृत पौधों से कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो वे मृतजीवी कहलाते हैं। अब देखिए परजीवी वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, परजीवी नाम से स्पष्ट है, परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव। ठीक है, तो वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, सिंपल सी लाइन है। और यहाँ पर देखिए अगला है प्राणी समभोजी। तो देखिए वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊँट आदि। तो देखिए प्राणी समभोजी क्या होता है कि जो जंतु क्या करते हैं, अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जो जंतु अपने मुख द्वारा मतलब जो डायरेक्ट खाते हैं, ठीक है, घास फूस को हो गए हैं ना, तो सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊँट आदि। ठीक, सिंपल चीज़ है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ठीक, तो देखिए वे जीव होते हैं जिन्हें मनुष्य क्या है, मतलब अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं तो खुली आंखों से नहीं दिखाई देते, तो उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों को वियोजक
भी कहते हैं। ये मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। वियोजन प्रक्रिया के द्वारा ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं, साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि सूक्ष्म जीवों को वियोजक भी कहते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मृत पौधों और जो भी जंतु हैं जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तब उनके पदार्थों को क्या करते हैं, सड़ाते हैं और गलाते हैं। ठीक है, तो उन्हें मतलब फड़ा गला कर क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। उन्हें वियोजन ही कहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या करते हैं, वियोजक कहते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं, जैविक पदार्थों को सड़ाते और गलाते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, वियोजन प्रक्रिया के द्वारा ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। अब देखिए जब वो सड़ाते गलाते हैं मतलब जो सूक्ष्म जीव है वो अपना आहार भी बनाते हैं। ठीक है, साथ में वे उनका आहार भी है। ठीक है, साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीव ने अपना आहार बना लिया, ठीक है, जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर, और उसके बाद जो वो अपना आहार खाते हैं, ठीक है, जो भी सड़ाते गलाते हैं जैविक पदार्थों को, फिर वो बाद में हरे पौधों के लिए वह रूपांतरित भी हो जाता है। ठीक है, हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, फिर बाद में वो एक प्रकार का खाद बन जाता है। ठीक है, जब जैविक पदार्थ सड़ता है गलता है तब उसके बाद वो पौधों के लिए क्या बनता है, खाद भी बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, तो सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक ये शामिल है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आज का हमारा यह वीडियो पर्यावरण पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी और हमें सपोर्ट मिलेगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरह की समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, नमस्कार।